Hello everyone, welcome to the Shunali Rathore classes. I hope you all are good, you all are doing great. तो जैसे कि आपको पता है हम अपनी कुछ प्रीवियस वीडियो से क्लास 12th की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक है समकालीन विश्व राजनीति उसका चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीय विश्व का अंत उसको डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में हमने जो है वो अपने चैप्टर को फिनिश कर दिया अकॉर्डिंग टू टॉपिक एंड टॉपिक। सो इन दिस वीडियो वी विल डू समथिंग न्यू एंड द समथिंग न्यू इज़ कि हम उस चैप्टर के 4 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आज मैं आप सभी के लिए 5 क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ जो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स की कैटेगरी में आते हैं। सो येस, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड आंसर। सो समकालीन विश्व राजनीति दो ध्रुवीय विश्व का अंत 4 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स। सो कम्स टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सोवियत प्रणाली की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हाँ जी, तो एक बात और कि मैंने इस वीडियो में जो आपके आंसर्स हैं उनके सब पॉइंट्स में जो है मैंने आंसर को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको इफ़ यू वांट मोर मार्क्स तो आप उस सब पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उस एक टॉपिक को आप अपने आंसर का एक टॉपिक बना के, अपने आंसर का एक पॉइंट बना के उसको हाईलाइट करके और अपने उस पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। राइट, सो कम्स टू द आंसर। तो सोवियत प्रणाली की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सोवियत प्रणाली की 4 विशेषताएं इस प्रकार है। पहली जो है हमारी विशेषता है, सोवियत प्रणाली में उन्नत संचार व्यवस्था थी। तो हम अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, उन्नत संचार व्यवस्था। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? सोवियत प्रणाली में उन्नत संचार व्यवस्था थी जिसके माध्यम से वहाँ की जनता इस उन्नत संचार व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा सुलभ तरीके से प्रयोग कर पाती थी और वहाँ की जनता जो है उन्नत संचार व्यवस्था का अत्यधिक लाभ उठा पा रही थी। तो इस तरीके से सोवियत प्रणाली में उन्नत संचार व्यवस्था थी जो कि उस समय के दौरान किसी व्यवस्था या किसी भी देश के अंतर्गत देखी जाना काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन होती थी। तो उस समय पर सोवियत प्रणाली में उन्नत संचार व्यवस्था थी। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज बेरोजगारी का अभाव। सोवियत प्रणाली हमारी एकमात्र ऐसी प्रणाली थी उस समय के दौरान जहाँ पे बेरोजगारी का अभाव ना के बराबर था। यहाँ पे बेरोजगारी ना के बराबर देखी जा सकती थी क्योंकि जो हमारी सरकार थी उसके द्वारा अपने नागरिकों को यह संतावना और यह संतुष्टि दी गई थी कि वे अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम बेरोजगारी का स्तर प्रदान करेंगे और न्यूनतम जो है हमारी व्यवस्था, जो न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था है, न्यूनतम जीवन स्तर की जो सुविधा है वो प्रदान करेंगे। नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट, साम्यवादी पार्टी का वर्चस्व। हमें पता है सोवियत संघ में 70 सालों से एक ही पार्टी का जो है शासन था और जो उस पार्टी का जो थॉट था, उस पार्टी की जो विचार व्यवस्था थी वो थी साम्यवादी बेस्ड। ठीक है, तो साम्यवादी पार्टी का वर्चस्व था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा हर एक नागरिकों को प्रदान की गई थी और प्रदान करने का जो है एक तरीके से वादा किया गया था। हाँ जी, तो ये थे हमारे 4 टॉपिक जो हमारी सोवियत प्रणाली की 4 विशेषता के अंतर्गत आते हैं। तो हाँ जी, तो अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं, आप इन 4 पॉइंट्स को लिख के आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं और अपने लास्ट में आप आंसर को एक अच्छी एंडिंग ऐसे दे सकते हैं। इस प्रकार से हमारी सोवियत प्रणाली की 4 विशेषताएं निम्नलिखित थी जो सोवियत संघ को एक उन्नत व्यवस्था और एक उन्नत प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करती थी। ओके, नाउ कम्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो द सेकेंड क्वेश्चन इज, शॉक थेरेपी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकी, कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या किया गया, एक कथन दिया गया है कि शॉक थेरेपी जो है भाई वो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकी। आपको इसके फेवर में आपको अपने आंसर देना है, फेवर में आंसर करना है। आप ये बात हमेशा याद रखिए कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे जहाँ पे आपको एक ऑलरेडी डिफाइन सिचुएशन दी जाएगी, एक ऑलरेडी डिफाइन आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आपको उस स्टेटमेंट में उस डेफिनाइट स्टेटमेंट के फेवर में, ठीक है, या तो आपको एग्री या अगर आप डिसएग्री हैं तो उस वे में आपको आंसर करना होता है। ठीक है, तो जैसे अब इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दी गई कि शॉक थेरेपी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी, आपको इस कथन के पक्ष में तर्क देना है। तो शॉक थेरेपी पूरी तरह असफल रही थी, सफल नहीं थी, जिसके लिए निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क, रूस का औद्योगिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया था। किसी भी देश का जो उद्योग होता है, जो औद्योगिक ढांचा होता है वो उसका बेस होता है। राइट, तो जब रूस का जो है औद्योगिक ढांचा ही पूरी तरह से चरमरा गया था,
सेकेंड इज बड़े बड़े उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचा गया। स्टॉक थेरेपी के दौरान क्या हुआ, बड़े बड़े उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचा गया। तो उद्योगों के माध्यम से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं औद्योगिक स्वरूप में, ठीक है। तो जब हमारे उद्योग ही औने पौने दामों पर बिक जाएंगे तो आगे की अर्थव्यवस्था के साथ, आगे की व्यवस्था के साथ मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो बड़े बड़े उद्योगों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया, समाज की पूरी कल्याणकारी व्यवस्था का अंत हो गया। अब जब सब कुछ बेचा जा रहा है तो साफ सीधी बात है, मार्केट में उद्योग नहीं बचे, औद्योगिक ढांचा चरमरा चुका है, तो लोगों तक रोजगार नहीं पहुंचेगा, तो एक कल्याणकारी जो व्यवस्था थी उसका अंत हो गया। और रूसी मुद्रा जो थी रूबल, उसमें गिरावट आई कंपैरिजन टू अदर करेंसी। अगर मैं कंपैरिजन करूँ रूस की मुद्रा रूबल का अदर करेंसीज के साथ, अदर देश की मुद्रा और करेंसी के साथ, तो एक कंपैरिजन था वो बहुत डाउन हो गया था। तो रूस की जो मुद्रा रूबल थी उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी। तो ये कुछ जो है तर्क है और ये कुछ जो है कथन है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी पूरी तरह से असफल रही थी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया, व्याख्या कीजिए। तो अगेन आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जी विश्व जो था वो एक ध्रुवीय विश्व में चेंज हो गया है। तो आप अपने इस कथन को या इसकी व्याख्या करो। तो हाँ जी, तो ये बात हम बोल सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद संपूर्ण विश्व एक विश्व ध्रुव में परिवर्तित हो गया। इसकी व्याख्या हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। पहला है, विश्व में केवल एक ही शक्ति बची। तो हम इसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है शीत युद्ध के दौरान विश्व जो था वो दो ध्रुवीय विश्व में बटा हुआ था, ठीक है। विश्व में दो महाशक्तियाँ थी, किंतु सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में केवल एक ही महाशक्ति बच गई, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तियों का केंद्रीकरण अमेरिका के इर्द गिर्द होने लगे। अब विश्व में केवल एकमात्र शक्ति बची, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी शक्तियां थी उसका जो सेंटर पॉइंट था और जो उसका जो केंद्रीकरण था वो अमेरिका के इर्द गिर्द होने लगा। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी संबंधों में बदलाव होने लगे। अब विश्व में एकमात्र शक्ति रह गई, तो जितने भी रिलेशंस थे सोवियत संघ के साथ अन्य देशों के, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ झुकने लगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी संबंधों में जो है चेंजेस देखने को मिले, बदलाव होने लगे। अमेरिका को टक्कर देने वाली शक्ति का अभाव था। अभी तक अमेरिका को टक्कर देने वाली सिर्फ एक ही शक्ति थी, सोवियत संघ। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका को टक्कर देने वाली शक्ति का अभाव देखा गया। तो परिणाम स्वरूप इन सभी कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद संपूर्ण विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो हम अपने आंसर को इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंधों का परीक्षण कीजिए कि जो हमारे पूर्व के साम्यवादी देश थे उसके साथ भारत के संबंध कैसे रहे, हमें वो बताने हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध काफ़ी ज़्यादा जो है सकारात्मक स्वरूप में देखे जा सकते हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में। उसका परीक्षण हम निम्नलिखित आधार पर कर सकते हैं। पहला, भारत और रूस के मध्य 2001 से 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो भारत और रूस के मध्य वर्ष 2001 से अभी तक 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए, और इसके अलावा बहुत सारी संधि और बहुत सारे हस्ताक्षर हुए विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों को लेकर और विभिन्न क्षेत्रों के विकास और विकसित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए। नाउ द सेकंड इज, उज्बेकिस्तान में भारतीय सिनेमा का बहुत पसंद किया जाता है। तो उज्बेकिस्तान जो कि पूर्व साम्यवादी देशों का एक देश है, उसमें भारतीय सिनेमा को बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता दी जाती है, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिससे कि ये एक सकारात्मक स्वरूप प्रदान करता है भारत को उज्बेकिस्तान के अंतर्गत। नाउ द थर्ड इज, भारत रूस से हथियार खरीदता था और तेल भी आयात करता था। तो भारत जो है हमारा रूस से हथियार खरीदता था और रूस को और तेल भी आयात करता था, जो कि उद्योग और जो कि एक औद्योगिक स्वरूप में, ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक आप बोल सकते हैं समझौता या औद्योगिक लेनदेन के संबंध में एक आप बोल सकते हैं कि बिजनेस बोल सकते हैं आप एक तरीके से, एक आप उद्योग। भारत रूस से हथियार खरीदता है और तेल भी आयात करता है। तो भारत जो है वो रूस से हथियार खरीदता है, एक विकास के स्वरूप में देखा जा सकता है, ठीक है, एक हेल्प, एक फ्रेंडशिप, एक मित्रता के स्वरूप में उसको तेल भी आयात करता है। नाउ सोवियत संघ ने कश्मीर मामले में भारत का सदैव समर्थन किया। जब भी यूएनओ के अंतर्गत, सुरक्षा परिषद के अंतर्गत जो है बात हुई है कश्मीर मुद्दे को लेकर, तो सोवियत संघ ने हमेशा भारत को समर्थन जो है सपोर्ट किया है। तो इस आधार पर और इन परिणाम स्वरूप इन कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध जो है वो काफ़ी सकारात्मक रूप से और काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब पसंदीदा जो स्वरूप थे, जो हमारे जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रयोगशाली जो है संबंध रहे हैं हमारे पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के। नाउ कम्स टू द फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है,
कि आप इस कथन से सहमत हैं। आपको अगेन एक स्टेटमेंट दे दी भाई कि पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है। अगर आप इस कथन से सहमत हैं, यदि हाँ, तो अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। हाँ जी, तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये कर सकते हैं कि अगर जैसे आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आप इस कथन से सहमत हो, और अगर हो तो उसके पक्ष में तर्क दो। ठीक है, और आपका ये जो क्वेश्चन है ये चेंज भी हो सकता है, या फिर इसके कुछ तरीके से स्टेटमेंट हो सकती है कि आप इस कथन से सहमत हैं, यदि हाँ तो अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए, और यदि नहीं तो भी अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, तो पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में संघर्ष और तनाव की स्थिति को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला, 10 वर्षों तक गृहयुद्ध का बने रहना। ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक गृहयुद्ध की स्थिति बनी रही। ठीक है। सेकेंड, रूस के दो गणराज्य चचन्य और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चलते रहे। ठीक है, तो इससे जो है काफ़ी संघर्ष और तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। अजरबैजान और अर्मेनिया में भी हिंसा और तनाव की स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सभी गणराज्यों की स्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्यों में संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है, और ये निम्नलिखित आधार पर ये चीज़ें कही जा सकती हैं। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन और उसका आंसर। हाँ जी, तो ये थे हमारे आज के टोटल 5 क्वेश्चन, जो कि हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं, इंक्लूड होते हैं। अगर सेम क्वेश्चन 6 मार्क्स के लाइक इन सम केस अगर वेटेज इंक्रीज हो जाती है, 6 मार्क्स हो जाती है और क्वेश्चन सेम है, सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सेम पॉइंट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ा आप जो है इंट्रो, क्वेश्चन से रिलेटेड इंट्रो लिख सकते हैं, और एक आप एंडिंग जो है अपने पॉइंट्स को उठा के आप एक एंडिंग कर सकते हैं। बिकॉज इफ़ यू वांट टू लाइक डिस्क्राइब द लेंथी वे, अगर आप अपने क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा लेंथी वे में अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन की जो वेटेज है, जो मार्क्स की वेटेज है उसके अकॉर्डिंग, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। हाँ जी, सो इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट सो यू कैन टेक इट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो so like it, comment it for your views, for your opinions, for your doubts. Okay, and subscribe our channel for more updates related to this chapter also, and related to the another chapter also. Yeah, one more thing, if you want to learn or get a knowledge related to if you want to read this chapter more and more in a detailing way, so I'll mention all the topic links related to this chapter in the description box. You can go and check out the description box for more reading. Yeah, and if you really like this video, so share with your friends also. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइक हमारे न्यू क्वेश्चन आंसर्स की कैटेगरी के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।